ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब चीज ठीक ठाक है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। विकास भैया, हाँ विकास भैया आ गए हैं। विकास भैया की एंट्री हो गई है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल उसकी ट्रेन लेट से आई थी, इसीलिए मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पीडीएफ डलवा दूंगी। आई थॉट कि वो आ जाएगा तो डलवा दूंगी, बट उसकी ट्रेन लेट हो गई तो आज मैं डलवा दूंगी। ठीक है, मैंने एक पीडीएफ आपको डलवा दूंगी, उसको बना के रखना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का रहेगा, वर्ब बेस्ड रहेगा। ठीक है, वर्ब का पहला पीडीएफ आपके पास जाएगा, उसमें आंसर भी होगा और साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी होगा। तो आप देख लेना, मुझे लग रहा है 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन। वो वही सब है जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया है, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगी आपको शीट डालते जाऊंगी। ठीक है, पहले आज आपको ये मैंने उसको बोल दिया है डाल देगा, आज वो डाल देता है। आज आप शाम तक बना लेना, कोई दिक्कत आएगी कल आके पूछ लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो सोल्यूशन देख लोगे तो। ओके। फर्स्ट सितंबर को सीडीएस का एग्जाम है, तब तक हो जाएगा, मैक्सिमम सिलेबस कवर्ड हो जाएगा तब तक। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। अभी तक मैंने आपको वो सब पढ़ाया है ना, मॉडल्स वगैरह कल आपको करवा दिया। ओके, कल मॉडल वर्ब करवाया। अरे इसमें तो यही नहीं है, इसने कौन सा लिया है? एंड इन्फिनिट। अच्छा चलो, इसमें तो ये नहीं है, बताती हूँ मैं। अभी तक मैंने आपको मॉडल वर्ब्स करवाया है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स तक हमने कर लिया है, बेसिक वर्ब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, और आपको मैंने पहला दिन आपको क्या पढ़ाया था? जो स्टूडेंट्स पहली बार क्लास कर रहे हैं ना, आज हम एडवांस वर्ब करने वाले हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि आज वर्ब का ना 8th क्लास है। ठीक है, आज से हम शुरू करने वाले हैं वर्ब का एकदम एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब में क्या पढ़ना होता है? एडवांस वर्ब में मैं आपको जीरेंड पढ़ाऊंगी, इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगी और पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी तक हमने वर्ब का बहुत बेसिक बेसिक वाला किया, आज से एडवांस वर्ब शुरू हो रहा है। तो हो सकता है जो बच्चों स्टूडेंट्स पहली बार क्लास, मतलब फर्स्ट टाइम आज जिसकी पहली क्लास है ना, उनको दिक्कत आएगी। फिर भी आप क्लास में रहो, मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप क्लास में रहो। लेकिन अगर समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस वीडियोस देखिए। ठीक है, तो हमारे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, अभी मैंने इस बैच में कंजंक्शन पढ़ाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है और वर्ब पढ़ाया है। चूंकि आज हमारा वर्ब का 8th क्लास है, तो आप क्या करो कि जो बच्चे हमारे नए हैं, अभी कंजंक्शन मत देखो, कंजंक्शन को सैटरडे संडे में देख लेना, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सैटरडे संडे में देख लेना। अभी आप क्या करो, नए वाले स्टूडेंट वर्ब देखना शुरू करो, और वर्ब के पहले क्लास से। ठीक है, वर्ब के पहले क्लास से देखना शुरू करिए। हाँ, आज तो वर्ब का 8th क्लास है, पहला क्लास से देखना शुरू करिए। आप क्या करिए कि पहला चैप्टर वो भी शुरू कर दीजिए, और अब सैटरडे संडे करके कंजंक्शंस और वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम वर्ब का एडवांस वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी बोलते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने आपको करवाया था स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है, वो जब मैंने पहला दिन वर्ब स्टार्ट किया था। फिर मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता। फिर मैंने आपको ऑक्सिलरी और मेन वर्ब पढ़ाया, और मैंने आपको बोल के रखा था कि मैंने एक और वर्ब छोड़ा हुआ है जो कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या है, व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। उसी को, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही एडवांस वर्ब बोल दिया जाता है, कि आखिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है। ठीक है, और इसको नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं, नॉन फाइनाइट के अंदर कौन कौन से वर्ब्स आते हैं। ओके,
क्या लिख रहे हो? लाइक टू स्टेटिव वर्ब है। अरे आई लाइक, आई वुड, लाइक को मत देखो, आई वुड लाइक टू प्ले। देखो यहाँ पे प्ले, खेलेगा, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, जैसे जैसे ऐसा रहता है ना, आई लाइक क्रिकेट, तो यहाँ का लाइक स्टेटिव वर्ब होता है, यहाँ का लाइक स्टेटिव वर्ब हो गया। ठीक है, मेरे को क्रिकेट पसंद है, बट मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, खेलने में क्रिया हो रही है, इसलिए वो स्टेटिव हो गया। ओके हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब बता रही हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले दुनिया का सारा वर्ब फाइनाइट होता है, बस 3 वर्ब नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर हम 3 तरह के वर्ब पढ़ते हैं। ओके दुनिया का सारा, अभी तक मैंने जितना भी वर्ब्स पढ़ाया ना सब फाइनाइट था। बताऊंगी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या है। पहले देख लो कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं। नॉन फाइनाइट के अंदर सिर्फ 3 ही वर्ब आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब को आप चाइनीज वर्ब भी बोल सकते हो। चाइनीज वर्ब का मतलब होता है नकली वर्ब, होता तो वर्ब है बट काम किसी और चीज का करता है। तो एक नॉन फाइनाइट के अंदर जेरेंड आता है, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर इन्फिनिटिव आता है। अभी लिखना नहीं, पहले आप थोड़ा समझ लो, इन्फिनिटिव आता है। और तीसरा, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है, पार्टिसिपल के बारे में बताया है, ठीक है। और तीसरा नॉन फाइनाइट के अंदर में पार्टिसिपल आता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट होता क्यों है, क्या मतलब इसका नाम नॉन फाइनाइट क्यों पड़ा, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो जान लो कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। दुनिया का सारा वर्ब फाइनाइट होता है और नॉन फाइनाइट के अंदर में 3 वर्ब आते हैं, GIP, GIP, जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। ओके पार्टिसिपल के बारे में आपको बताया था ना कि जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। उसीलिए मैंने बोला ना कि कुछ बच्चे जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो काइंडली प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। ओके इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है जब मैं V1 V2 पढ़ा रही थी। V1 V2 पढ़ा रही थी ना, V1 V2 V3 V4 5, तो मैंने आपको बताया था कि V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का काम करता है और फोर्थ फॉर्म भी करता है। अगर कोई पूछे कि पार्टिसिपल क्या होता है तो आपको बोलना है ना कि जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। जैसे गुड पार्टिसिपल नहीं है, गुड तो असली वाला एडजेक्टिव है। स्मार्ट पार्टिसिपल नहीं है, स्मार्ट असली वाला एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल कब होगा, जब सबसे पहले तो वो होगा वर्ब और काम करेगा एडजेक्टिव का। जैसे लिखा मैंने, द बुक इज, लिखना नहीं इसको, द बुक इज गुड, और फिर मैंने लिखा द बुक इज इंटरेस्टिंग। देखो दोनों जगह बुक की विशेषता बताई जा रही है। ओके बुक कैसा है, अच्छा है, और बुक नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। यहाँ भी बुक कैसा है, इंटरेस्टिंग है, बुक की विशेषता बताया जा रहा है, ये भी एडजेक्टिव। बट ये गुड असली वाला एडजेक्टिव है, इसमें कोई वर्ब की मिलावट नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है ना, ये देखो इंटरेस्टिंग सबसे पहले तो ING है, और ING वाला वर्ड वर्ब होता है तो ये वर्ब, बट बता रहा है बुक की विशेषता, तो ये एडजेक्टिव है। और जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, लेकिन हम इसको पार्टिसिपल नहीं बोल सकते, ये तो असली वाला एडजेक्टिव है, ये नकली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है बट इसमें वर्ब का मिलावट है। ओके तो पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। और कई बार हम पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। वर्बल एडजेक्टिव, इसको वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि होता तो ये वर्ब है और काम करता है एडजेक्टिव का। और मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था कि वर्ब का 5 फॉर्म्स में से 3 ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। एक V3 को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और जब ING फॉर्म में है, ठीक है, V4 ING फॉर्म में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये वाला तो हमने कर लिया था। हाँ मैंने बोला था आपको PDF डाल देने के लिए लेकिन मैंने डाला नहीं, इसका आंसर तो मैंने दे दिया ना, ठीक है। कल विकास की ट्रेन लेट आई थी ना तो वो नहीं डाल पाया, अभी मैंने उसको बोल दिया डाल देगा, टेंशन मत लेना, मिल जाएगा, आज मिल जाएगा।
ओके, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, ये वाला ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, फिर से रिपीट कर रही, शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। जितने भी कंट्रीज डेवलप्ड हो गए ना, उसको डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। तो ये वाला जो डेवलप्ड है ना, इसको वर्ब मत मानना, ये कंट्रीज की विशेषता बता रहा है। कंट्रीज नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है। कैसा कंट्रीज डेवलप्ड, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। यहाँ भी कंट्रीज नाउन है, कैसा कंट्रीज, जो अभी डेवलप हो रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ओके, ये भी एडजेक्टिव है, बट ये डेवलप्ड है ना, ईडी लगा हुआ, ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि ये सबसे पहले तो ये वर्ब है, लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रहा है ना। और ये देखो डेवलपिंग, V4 ING फॉर्म है, ये भी वर्ब है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बट ING में है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि पार्टिसिपल क्या होता है, बस आपको बोलना है जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसको डिटेल में हम लोग डील करेंगे जब मैं आपको पार्टिसिपल चैप्टर अकेला पढ़ाऊंगी उस समय। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब बताऊंगी। ये सब तो क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, आप लोग वेट कर रहे थे ना, कोई बात नहीं है। क्लास भी कल रात में लेट से ही शेड्यूल हुआ था, मुझे लग रहा है 9-10 बजे क्लास शेड्यूल हुआ था, लेट हो गया था कल। इतने दूर क्लियर है ना? हाँ, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब बस लिख लो, इतना लिख लो, ये वाला बस इतना लिख लो, क्योंकि पार्टिसिपल मैंने सबसे पहले इसलिए करवाया कि ये थोड़ा बहुत मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था। ठीक है, ये भी पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और क्यों इसका नाम नॉन फाइनाइट वर्ब पड़ा? नॉन फाइनाइट में 3 ही तरह के वर्ब आते हैं, जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सब बता रही हूँ, ये तो हो गया। अब हम आते हैं इस पे, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला खाली लिख लो, इतना दूर लिख लो। अब जीरेंड क्या होता है? ठीक है, जीरेंड क्या होता है? जीरेंड किसको बोलते हैं? ये भी नकली नाउन, नकली नाउन है। ये तो नकली एडजेक्टिव है। नकली एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब की मिलावट है। और ये भी नकली नाउन है, ये भी नकली नाउन है। नकली नाउन, हाँ, नकली नाउन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि होता तो वर्ब है, बट ये नाउन का काम करता है। कोई पूछे कि आपसे जीरेंड क्या होता है, तो आप बोलना कि जब वर्ब, ये तो जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। बट यही वर्ब जब वाक्य में नाउन का काम करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, जब वर्ब वाक्य में नाउन का काम करने लगे उसको जीरेंड बोलते हैं। और जीरेंड होने के लिए ना वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? तो जीरेंड होने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म? ING फॉर्म। जब वर्ब का ING फॉर्म वाक्य में नाउन का काम करने लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे पार्टिसिपल तो V3 और V4 वाला होता है, बट जीरेंड हमेशा ING होता है, जीरेंड V3 नहीं होता। ओके, जीरेंड वर्ब में, जब वर्ब का ING फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करने लग जाए उसको जीरेंड बोलते हैं। और कई बार हम जीरेंड को वर्बल नाउन भी बोलते हैं। जैसे इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं ना, इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। होता तो वर्ब है बट सेंटेंस में नाउन का काम करता है। और नाउन का काम करने के लिए उस जीरेंड को या तो वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट। आपने फर्स्ट डे पढ़ा भी था कि नाउन का काम क्या होता है? वाक्य में सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ओके, जैसे जैसे मैंने लिखा स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके बाद तो हम लोग डिटेल में करेंगे, डिटेल में जीरेंड करेंगे, डिटेल में इन्फिनिटिव करेंगे। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखो,
या मैंने लिखा, ये वाला भी छोड़ दो, यहाँ पे नीचे लिखो, यहीं पे एक और एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने लिखा आई लाइक या आई इंजॉय स्विमिंग, मेरे को स्विमिंग पसंद है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखो, ये देखो, ये जो इज है ना, ये जो इज है ये तो वर्ब हो गया हमारा, ये वर्ब। गुड हमारा क्या हो गया? गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। फॉर प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, हेल्थ नाउन हो गया। ओके, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। अब बोलोगे कि मैम इस सेंटेंस में वर्ब तो, अच्छा ये वर्ब है, और आपको पता है कि वर्ब ने समझौता, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्विमिंग, क्योंकि ये जो इज लगा है ना, ये जो वर्ब इज लगा है, ये किसके लिए लगा है? स्विमिंग के लिए। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगा है। अब आप बोलोगे कि मैम सब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है, तो नाउन होना चाहिए ना। तो आईएनजी नाउन कहाँ से हो गया? हमने तो पढ़ा है कि आईएनजी वर्ब होता है, बट कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम करता है। ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसका मतलब वर्ब नहीं है। वर्ब तो ये है, सब्जेक्ट का काम करने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन होना होगा ना। तो ये वाला सेंटेंस में नाउन है, और ये नाउन भी है और साथ में आईएनजी भी है। और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरेंड। और जीरेंड होने के लिए उसको या तो वाक्य का सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट। यहाँ ये सब्जेक्ट बना हुआ, सब्जेक्ट बना हुआ। यहाँ पे देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट। और इंजॉय क्या है? इंजॉय वर्ब है, ठीक है। आई इंजॉय वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब कि ये नाउन है, और साथ में ये आईएनजी भी है। जब नाउन आईएनजी का, ये जैसे बॉय असली वाला नाउन है, लेकिन ये नकली नाउन है। नकली नाउन है मतलब है तो वर्ब, बट काम कर रहा है नाउन का, तो ये हो गया जीरेंड। अब यहाँ का जो जीरेंड था सब्जेक्ट के रूप में था, और यहाँ का जो जीरेंड था ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, आईएनजी फॉर्म। ओके, अभी बस डिटेल मतलब बता रही हूँ, ऊपर ऊपर बता रही हूँ। जीरेंड से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम डिटेल में करें। पहले बताओ ये क्लियर है? कोशिश है कि नए वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए, अगर नहीं समझ में आए तो पिछला वीडियो सब देख लेना, ठीक है। वर्ब, जीरेंड नाउन का काम करता है, ठीक है, और नाउन का काम करता है, इसका मतलब है इसका काम क्या होता है? वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। बट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है मतलब ये विशेषता बता रहा है। और दो पार्टिसिपल V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है। V4 मतलब आईएनजी फॉर्म, बट जीरेंड हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहे, आईएनजी फॉर्म। पढ़ाने के बाद हम वो सब पॉइंट भी डील करेंगे जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा। अब आप बोलोगे कि मैम जीरेंड भी तो आईएनजी फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है, और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये भी तो आईएनजी फॉर्म में ही होता है। तो कैसे पता चलेगा कहाँ पार्टिसिपल है कहाँ जीरेंड है? वो सब हम लोग डील करेंगे। पहले थोड़ा इन्फिनिटिव देख लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया है, यहाँ थोड़ा सा जगह बना रही हूँ मैं, इन्फिनिटिव के लिए जगह बना रही हूँ, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव जैसे जीरेंड नाउन होता है ना, इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है, इसको भी वर्बल नाउन बोलते हैं। जीरेंड को भी वर्बल नाउन बोलते हैं, मतलब होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन, नाउन का काम करने के लिए सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। उसी तरह इन्फिनिटिव भी नाउन ही का काम करता है, लेकिन इन्फिनिटिव जीरेंड आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम कर रहा था, बट इन्फिनिटिव 2+V1, इन्फिनिटिव हम किसको बोलते हैं? 2+V1 फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको हम लोग डील करेंगे। कभी कभी बगैर 2 वाला भी इन्फिनिटिव बनता है, जब हम इन्फिनिटिव चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इन्फिनिटिव भी नाउन का ही काम करता है। जब वर्ब का 2+V1 फॉर्म में, ये भी नाउन का काम करता है, नाउन का करना। जैसे मैंने लिखा टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। एक नया लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट होता है। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो इज है ये वर्ब है, और डिफिकल्ट तो
एडजेक्टिव है। अब बताओ कि ये जो इज है ये किसकी कौन से वर्ड को किसकी विशेषता बता रहा है? ये जो इज है न्यू लैंग्वेज की विशेषता बता रहा है, न्यू लैंग्वेज के लिए आया है या टू लर्न के लिए? इन्फिनेटिव 2+V1 फॉर्म में होता, किसके लिए होता? थोड़ा सा ध्यान दो, सेंटेंस को जोड़ के बताओ। न्यू लैंग्वेज डिफिकल्ट है या न्यू लैंग्वेज को सीखना डिफिकल्ट है? किसके लिए? यस, न्यू लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, नई भाषा डिफिकल्ट नहीं होती है, नई भाषा को सीखना डिफिकल्ट। तो ये जो है ना, ये सेंटेंस का मेन, इसके लिए वर्ब लगा है ना, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट। और आप बोलोगे मैम फिर ये क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपको फर्स्ट डे मैंने बताया भी था, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, लर्न करना, क्या एक्स्ट्रा जानकारी देने दिया जा रहा है? सीखना, क्या सीखना? नया लैंग्वेज, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वर्ब कभी भी एग्रीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं करता है, वर्ब एग्रीमेंट आपके मेन सब्जेक्ट से करता है। तो आप बोलोगे मैम इसको आपने टू लर्न को, लर्न तो वर्ब होता है, आपने इसको सब्जेक्ट कैसे मान लिया? क्योंकि 2+V1 है ना, ये 2+V1 है, और ये जो वर्ब है ये इसी के लिए लगा, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन? तो ये नाउन है, सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, तो इन्फिनेटिव भी वाक्य में नाउन का काम करता है बस। और जीरेंड भी नाउन का काम करता है, बट जीरेंड ING फॉर्म में होता है, इन्फिनेटिव 2+V1 फॉर्म में होता है। ओके, लर्न करना डिफिकल्ट, ये तो अभी मैंने बस ऊपर ऊपर बताया, अब हम सब चैप्टर को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जीरेंड भी नाउन होता है, और आप बोलोगे मैम जीरेंड भी तो नाउन होता है, इन्फिनेटिव भी तो नाउन होता है, बट डिफरेंस जीरेंड ING फॉर्म में है और इन्फिनेटिव 2+V1 फॉर्म में। और पार्टिसिपल तो बिल्कुल अलग है, पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव। ओके, अब देखो ये सब पढ़ने के बाद ना आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आने वाला है, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते जब बच्चे डाउट्स वगैरह पूछते हैं ना, तो पता चल जाता है कि जब बच्चा खुद से पढ़ेगा तो उसका कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगा। सबसे पहले बच्चा का कंफ्यूजन क्या होगा कि मैम ये जो ING है, ये जो ING है ये तो जीरेंड भी होता है, क्योंकि जीरेंड भी तो वर्ब का ING फॉर्म होता है। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने लिखवाया था डेवलपिंग कंट्रीज वाला, वो भी तो ING फॉर्म में होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल ING फॉर्म में नहीं होता है। और आप बोलोगे कि मैम ये भी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो ING होता है, जीरेंड भी ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ING फॉर्म में, और कभी कभी ING फॉर्म वाक्य में वर्ब का भी काम करता है। जीरेंड में ING वर्ब का काम नहीं करता है, नाउन का करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, यहाँ जीरेंड के साथ जो ING रहता है ना, वो नाउन का काम, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जो ING है वो एडजेक्टिव का काम। फिर आपके दिमाग में आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मेन वर्ब का काम भी करता है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ का ING जीरेंड है, कहाँ का ING मेन वर्ब है, कहाँ का ING प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो इसको बताती हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा मैंने, ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग। फिर दूसरा लिखा मैंने, ही, या स्मोकिंग वाला लिखती हूँ, स्विमिंग वाला एग्जाम्पल तो हो गया। मैंने लिखा ही इज स्मोकिंग, फिर लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर लिखा आई सॉ हिम। इसको मैं हिंदी करके भी बताऊंगी, एक ट्रिक है वो भी लगा सकते हो और हिंदी से भी कर सकते हो। आई सॉ हिम स्मोकिंग, फिर लिख दिया स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, लिख सकते हो उसको, लिख लो आप, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। या आप कहीं पे जाते हो तो ये सब सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है ना, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, या ऐसा मिल जाता है नो स्पिटिंग, थूकना मना है, या ऐसा मिल जाता है नो पार्किंग,
पहले आप इसको लिखो, लिख के पेन्स डाउन करो, तब हम सीखेंगे कहाँ कैसे पता करेंगे जीरेंड है, कैसे पता करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी अभी मैंने जीरेंड और पार्टिसिपल शुरू नहीं किया है, बस अभी हम लोग पहचानने का तरीका सीख रहे हैं, बस ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं कि क्या है, एरर कैसे कैसे आएगा वो हम बाद में डील करेंगे। लिख लिया? अब देखो, एक छोटा सा देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, बट हम दोनों सेंस में चलेंगे, लॉजिकली भी मैं इसको समझाऊंगी, हिंदी भी करूंगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही इज स्मोकिंग, इफ आई गो विद द ट्रांसलेशन, अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ ना तो इसकी हिंदी क्या होगी, ही इज स्मोकिंग या ही वॉज स्मोकिंग या ही विल बी स्मोकिंग, इसमें क्या कहा जा रहा है, ही इज स्मोकिंग का मतलब है वो स्मोक कर रहा है, या अगर पास्ट में भी रहता तो वो स्मोक कर रहा था, अगर फ्यूचर में भी बताती कि वो स्मोक कर रहा होगा, कर रहा था या कर रहा है या कर रहा होगा, इससे क्या का सेंस आ रहा है, कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है, या प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है या पास्ट में कोई काम चल रहा था या फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, तो जहां भी कंटिन्यूटी का सेंस आए ना, समझ जाना कि वहां का आईएनजी मेन वर्ब है। ओके, इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिसको हिंदी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नो नीड टू वरी, ठीक है, पहले मुझे हिंदी करवा लेने दीजिए, उसके बाद आई विल बी डूइंग इट लॉजिकली ऑल्सो। ओके, लॉजिकली भी मैं बताऊंगी कि ये मेन वर्ब क्यों है, ठीक है, ये मेन वर्ब क्यों है वो भी बताऊंगी, पहले थोड़ा सा ट्रिक्स बता देती हूँ। अब देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ क्या है, स्मोक कर रहा है या कर रहा था या कर रहा होगा, कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है, कोई भी चीज कंटिन्यूएशन में चल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे कोई क्रिया हो रही है, ठीक है, लिखने का काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है लगातार, पढ़ने का चल रहा है, दौड़ने का चल रहा है, कोई भी काम कंटिन्यूएशन में लगातार चल रहा है, इसका मतलब है क्रिया हो रही है, और जहां पे क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे ये वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर वर्ब है। अब देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान करना जब भी ना का सेंस आए, ओके, पढ़ना सेहत के मतलब एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना सेहत के लिए अच्छा है, पढ़ना अच्छा है, दौड़ना अच्छा है, सोना टाइम पे अच्छा है, जब भी ना का सेंस आए, एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, जब भी ना का सेंस आए ना, तो मान लो कि वो जीरेंड है, वो जीरेंड है, ठीक है। अब देखो, यहाँ जैसे स्मोकिंग करना इंजूरियस है, स्विमिंग करना अच्छी बात है। अब देखो, आई सॉ हिम स्मोकिंग, मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा, यहाँ ना का सेंस नहीं आ रहा है या कर रहा नहीं, मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा था उस समय, ऐसा नहीं है कि अभी भी कर रहा है, जहां भी हुए का सेंस आए, मैंने उसको दौड़ते हुए देखा, मैंने उसको भागते हुए देखा, सोते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा, हुए का सेंस आए, क्यों बता रही हूं इसको डिटेल में, आगे जाके आपको पता चलेगा, तो मान लो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि लगेगा ना कि सब तो आईएनजी है, जहां भी हुए का सेंस आए, हुए का सेंस आए मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ना का सेंस आए जीरेंड, और रहा है, रही है, रहा होगा, रहा था, उसका सेंस आए, तो वो क्या हो गया, मेन वर्ब। अब नेक्स्ट देखो, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान करना निषेध है, तो यहां भी ना का सेंस आ रहा, और ना का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है जीरेंड, जीरेंड है। अब यहां देखो, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग करना मना है, थूकना मना है, पार्किंग करना मना है, सब ना का सेंस आ रहा है, जीरेंड, सब जीरेंड है, जीरेंड मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन, सब जीरेंड। और ऐसा भी लगा सकते हो, नो क्या होता है, नो एडजेक्टिव होता है, मैंने लिखा आई हैव नो बुक, तो बुक क्या है, नाउन, कितने बुक, नो बुक, बुक की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव,
तो सारा नो एडजेक्टिव है, नो एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। और धूम्रपान करना, थूकना, ना का सेंस आया तो सब जीरेंड। ठीक है, इतना दूर क्लियर है। देयर आर मेनी स्टूडेंट जिसको हिंदी नहीं समझ में आई होगी प्रॉपरली, उसको मैं लॉजिकली समझा रही हूँ। ना का सेंस आए, ठीक है, रहा है, ये तो एक छोटा सा ट्रिक होगा, रहा था या रहा है या रहा होगा, रहा रही कुछ भी होगा, कर रहा होगा, खा रहा होगा, सो रहा होगा, तो जहां भी कंटिन्यूटी का सेंस आए, कोई भी काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, अरे कहाँ चली गई, उल्टा लिख दिया, यहां लिखना चाहिए था। जहां भी रहा है, ठीक है, रहा था, रहा होगा, जहां भी कंटिन्यूटी का सेंस आए तो वो मेन वर्ब है। जहां भी ना का सेंस आए जीरेंड है। और हुए हुए, खाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए का सेंस है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अब मैं इसको लॉजिकली समझाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको, आपको जिसको लिखना है जितना लिख लीजिए, अब हटा रही हूँ उसको। अब हिंदी के थ्रू नहीं समझेंगे हम लोग। अरे देयर आर मेनी स्टूडेंट जिसको कंप्लेन होगा, मैम व्हाई आर यू टीचिंग इंग्लिश इन हिंदी? बिकॉज सी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ना, वी नीड द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में भी समझे, जैसे भी समझे, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, बट समझ आना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है कि मैं हिंदी करके सिर्फ छोड़ दूंगी। आई विल बी इन एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश एज वेल। हो गया? ओके, अब इसको हटा रही हूँ। अब मैं इसको लॉजिकली समझाऊंगी। जैसे मैंने लिखा, ही इज स्मोकिंग, अब फिर लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि आज से आपका दिमाग खर्च होगा। ओके, आज से वर्ब में ना, पहले तो जो खर्च हुआ था, आज से एडवांस वर्ब है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और आई सॉ हिम स्मोकिंग, मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा। जैसी देखो, अब इसको लॉजिकली कैसे करते हैं, ये देखो, ये जो है ना, ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारे वाक्य का वर्ब है, और ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ का आईएनजी जो है ना, यहाँ का जो आईएनजी है, ये वर्ब नहीं है। आईएनजी वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपना वर्ब मिल गया है। हमारा वर्ब तो ये है। और ये वाला जो आईएनजी है ना, ये जीरेंड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरेंड होने के लिए इस आईएनजी को या तो सब्जेक्ट बनना होता या तो ऑब्जेक्ट बनना होता, क्योंकि जीरेंड नाउन होता है ना, नाउन का काम होता है वाक्य में सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने। बट हमारे वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल ही गया। इसका मतलब है जीरेंड होता, अगर ये जीरेंड का काम करता तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है और जीरेंड ही नाउन होता है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इसका मतलब है यहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हिम की विशेषता बता रहा है, हिम की। हिम को क्या करते हुए देखा? स्मोक करते हुए। हिम की विशेषता बता रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, दूसरा देखो, ये तो आसान है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? हर वाक्य में, एक वाक्य बिना वर्ब का तो अधूरा है, तो ये वाला आपका वर्ब है, और वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए ना, वर्ब है तो एक सब्जेक्ट चाहिए। ये जो स्मोकिंग है वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, और ये आईएनजी नाउन है किस फॉर्म में? जब आईएनजी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन फॉर्म में, इसका मतलब है कि ये जीरेंड है, जीरेंड है। और यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी का सेंस नहीं है। धूम्रपान नॉर्मल बताया जा रहा है, धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि अभी भी वो धूम्रपान कर रहा है, बट यहाँ तो इजी है। ये क्या है? ऑक्सिलरी है, और ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन का सेंस जा रहा है ना, कहीं भी कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूएशन में कोई एक्शन हो रहा है, चाहे पास्ट में वो काम चल रहा था या फ्यूचर में चल रहा होगा या प्रेजेंट में चल रहा है। और बताया है कि कोई भी काम लगातार चल रहा है, इसका मतलब है उस काम में कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया मतलब कोई एक्शन हो रहा है, और जिस वर्ड से किसी एक्शन के होने का पता चले तो वो तो मेन वर्ब, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है,
तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। धूम्रपान इज डेंजरस। इसको बहुत डिटेल में समझाने वाली। लिखा मैंने, द डॉग इज बार्किंग। डॉग बार्क कर रहा है, भौंक रहा है। द बार्किंग ऑफ द डॉग्स, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स annoys me. I I heard the dog barking whole night. ये कंफ्यूजन आएगा कि मैम कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ कहाँ आईएनजी जीरेंड है और कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में दिक्कत नहीं होगी, पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। जैसा आपको समझना है समझो, लॉजिकली समझो या ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग समझो, जैसा मन है समझो। चलो बताओ, द डॉग इज बार्किंग, डॉग बार्क कर रहा है, डॉगी भौंक रहा है। भौंक रहा है इसका मतलब है कंटिन्यूएशन में काम चल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, वर्ब। ओके, रहा है जा रहा है ना, द डॉग इज बार्किंग, डॉग बार्क कर रहा है, कंटिन्यूएशन का सेंस आ रहा है, तो मेन वर्ब। सेकेंड वाला, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स एनॉयज मी, डॉग्स का भौंकना मुझे परेशान करता है। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, अच्छा क्या चीज आपको, ये जो वर्ब है किसके लिए लगा है, ये जो वर्ब है किसके लिए लगा, जरा बताना तो। अनॉय किसके लिए लगा है, ये अनॉय आपको डॉगी अनॉय नहीं करता है, डॉग अनॉय नहीं करता है, आपको परेशान करता है उनका भौंकना। तो ये जो है ना, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो डॉग्स है ये ऑब्जेक्ट है। और वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है, हमारा सब्जेक्ट तो ये है, ये जीरेंड है, नाउन है। और दूसरा देखो, द लगा है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है। आप बोलोगे मैम कैसे नाउन है, यस, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम कर रहा है ना, उसी को तो जीरेंड बोलते हैं, उसी के लिए लगा है। तो यहाँ का बार्किंग इज जीरेंड, डॉगी का भौंकना, यहाँ ना का सेंस जा रहा है, ना का सेंस आ रहा है, मतलब जीरेंड है। अब देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि ये वर्ब तो है नहीं, क्योंकि वर्ब तो हर्ड हो गया। इसका मतलब है कि ये नाउन भी नहीं है, नाउन बनने के लिए इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, बट हमारा सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट हमारा डॉग है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसका मतलब है जीरेंड भी नहीं है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने डॉग्स को भौंकते हुए सुना, हुए का सेंस आ रहा है। डॉग्स की विशेषता, कैसा डॉग्स, भौंकता हुआ। इतना दूर क्लियर है? क्लियर है तो बढ़े आगे। धीरे धीरे नॉन फाइनाइट वर्ब में, आपको अभी तो नॉन फाइनाइट वर्ब आगे और भी कॉम्प्लिकेट होगा। इससे कैसे क्वेश्चंस आता है ना, वो मैं आपको सब बताऊंगी जब मैं आपको पार्टिसिपल अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगी। जब हम जीरेंड डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको। ओके, ये क्लियर हो गया कि पार्टिसिपल क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पार्टिसिपल क्या होता है, जीरेंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। और दूसरा कंफ्यूजन कि वर्ब, तीनों तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, कैसे पता चलेगा कहाँ क्या। अब कोई पूछे कि इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों बोलते हैं, ठीक है, बाकी सारा वर्ब्स तो फाइनाइट होता है, यही तीनों चीज को हम नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं। नॉन फाइनाइट में बस तीन ही आता है, जीरेंड, इन्फिनेटिव। अब आपको पता चल गया ना कि तीनों होता क्या है, और पार्टिसिपल। इसको हम नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब दुनिया का सारा वर्ब फाइनाइट होता है, यही तीन नॉन फाइनाइट है। अब देखो लिखा मैंने, आई लाइक टू स्विम, या ऐसा लिखते, आई एंजॉय स्विमिंग। फिर लिखा मैंने,
आई नहीं लिखती हूँ, ही लिखती हूँ। ही इंजॉय स्विमिंग, फिर लिखा दे इंजॉय स्विमिंग। ये नॉन फाइनाइट को ना कभी भी मेन वर्ब मत मानना, ठीक है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना, ये इसको हम मेन वर्ब मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स ना पूरी तरह से वर्ब्स होता ही नहीं है, ये पूरी तरह से असली वर्ब होता ही नहीं है, क्योंकि ये वर्ब होते हुए नाउन का काम करता है, कभी वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का काम करता है। तो कभी भी इसको पूरी तरह से वर्ब मत मानना, इसमें मिलावट है। और कभी भी इसको मेन नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं मानना है उसको। दे इंजॉय स्विमिंग, और फिर मैंने लिखा दे इंजॉयड स्विमिंग। इसको फिर लिखा मैंने he likes to read, फिर लिखा मैंने they like to read, they liked to read। एक मिनट ना, आप अपना पेन्स डाउन करो, मैं रब नहीं करूंगी, आप अपना पेन डाउन करो। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? ये है ना, देखो ही इंजॉय स्विमिंग, यहाँ का स्विमिंग क्या है? जीरेंड है। ही इन, और यहाँ का जो वर्ब है ना, ये है इंजॉयज, वर्ब है। ही इंजॉयज व्हाट, क्या उसको पसंद है? स्विमिंग। ओके, यहाँ भी स्विमिंग जीरेंड है, तैरना नाना का सेंस आ रहा है, और यहाँ भी स्विमिंग जीरेंड है। अब यहाँ पे देखो ही लाइक्स टू रीड, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। यहाँ भी ये क्या है? इन्फिनेटिव। इसको नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों बोलते हैं बता रही हूँ। और यहाँ का टू रीड भी इन्फिनेटिव, तीनों इन्फिनेटिव। और जीरेंड इन्फिनेटिव को हम नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीरेंड और इन्फिनिट, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इसका टेंस से कोई लेना देना है। बाकी सारे वर्ब का टेंस से लेना देना है। ये देखो, ये वाला जो वर्ब यहाँ, ये भी तो वर्ब है, मेन वर्ब है। नॉन फाइनाइट को कभी भी मेन वर्ब मत मानना, क्योंकि नॉन फाइनाइट तो मिलावटी है, या तो नाउन है या तो एडजेक्टिव है। ये भी वर्ब है, और यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। आप ये सारे वर्ब को देख रहे हो, चेंज हो रहा है। अगर ही सिंगुलर है तो मैंने वर्ब सिंगुलर लगाया, एस डाल दिया, सिंगुलर डाल दिया। दे प्लूरल है तो वर्ब को मैंने एस हटा के प्लूरल कर दिया, ठीक है। तो ये सारे देखो, ये सारे वर्ब चेंज हो रहे हैं। सिंगुलर में इंजॉयज लगाया, प्लूरल में इंजॉय लगाया, और पास्ट टेंस में ईडी डाल दिया, ईडी डाल दिया। उसी तरह ये देखो, लाइक्स भी ही है तो लाइक्स है, और दे है तो लाइक है, और पास्ट टेंस है तो लाइक्ड है। तो ये वाले सारे वर्ब्स ना, जो वर्ब्स सिंगुलर और प्लूरल या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो इसीलिए आधा से अधिक वर्ब ना, 90% दुनिया का सारा वर्ब फाइनाइट ही होता है। फाइनाइट होता है, इसका मतलब कि आप इसका टेंस भी बदल सकते हो, उसको सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो, इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सिंगुलर है तो वही जीरेंड, प्लूरल है तो वही जीरेंड, और सेंटेंस पास्ट टेंस में है फिर भी वही जीरेंड। तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन ये सारे वर्ब पे फर्क पड़ रहा है, सिंगुलर प्लूरल पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। उसी तरह सिंगुलर है तो यहाँ तो बदला मैंने, लाइक्स था, प्लूरल हुआ तो लाइक लगा दिया, तो यहाँ तो चेंजेस हुआ ना। तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन सिंगुलर के साथ भी वही इन्फिनेटिव, प्लूरल के साथ भी वही इन्फिनेटिव, और पास्ट के साथ भी वही इन्फिनेटिव। तो इसीलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, और ना उसको टेंस से कोई लेना देना है। पास्ट में भी वही जीरेंड, पास्ट में भी वही इन्फिनेटिव। ओके, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। लाइक वाला इन्फिनेटिव कैसे है? आई लाइक वॉट, मेरे को क्या पसंद है। वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब नाउन है ना। और 2+V1 भी इन्फिनेटिव के रूप में तो नाउन ही होता है, नाउन है, नाउन है। ये मैंने कौन सा रॉकेट साइंस इतना समझा दिया है आप लोगों की, मेरे को समझ में नहीं आया। छोटा सा चीज समझाया।
फर्स्ट वाला में कंटिन्यूटी कुछ नहीं हो रहा है। एंजॉय स्विमिंग, उसको तैरना पसंद है, ऐसा थोड़ी है कि अभी भी तैर रहा है वो। ओके, अब मैं आपको पार्टिसिपल वाला एग्जांपल भी दे दूं। तो अब कोई पूछे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 तरह के वर्ब्स आते हैं। इसको नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। सिंगुलर भी रहे तो वही जीरेंड, प्लूरल भी रहे तो वही जीरेंड, पास्ट टेंस भी रहे तो वही जीरेंड, उसी तरह वही इन्फिनिटिव, वही सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं है। और अब कर रही हूँ उसको पार्टिसिपल वाला एग्जाम्पल भी दे रही। एपोक्रिफल वर्ब्स है, सब चाइनीज वर्ब है, नकली वाला वर्ब। अब पार्टिसिपल वाला एग्जांपल भी दे रही हूं। द ब्रोकन ग्लास was repaired. फिर मैंने लिखा द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, टूटे हुए ग्लासेस को रिपेयर किया गया। देखो ये वाला वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये वाला आपका मेन वर्ब है, ये यहाँ भी मतलब ये वाला, और ये वाला भी, ये ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है, यहाँ भी ऑक्सिलरी है और ये मेन है। अब देख रहे हो ये सारे फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि एक ग्लास था तो मैंने वॉज लगाया, और बहुत सारे ग्लासेस है तो मैंने वर लगाया। तो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। बट ये देखो, ये ब्रोकन क्या है? कैसा ग्लास? टूटा हुआ ग्लास। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। वर्ब का ये आईएनजी नहीं है, थर्ड फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी को तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, यहाँ भी ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो इस पास्ट पार्टिसिपल का कोई फर्क पड़ रहा है? चाहे एक ग्लास हो फिर भी वही पार्टिसिपल, चाहे बहुत सारे ग्लासेस हो वही पार्टिसिपल। यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया। चेंज तो इस फाइनाइट वर्ब में आया है, ठीक है। तो ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज नहीं होगा। और वैसे भी एक चीज और लगा सकते हो, ये सारे एडजेक्टिव्स है, ओके, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना होता ही नहीं। ओके, सिंगुलर और प्लूरल का लेना देना तो सब्जेक्ट से होता है, नाउन से होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब प्लूरल, बट एडजेक्टिव का तो कोई लेना देना। ओके, आगे बढ़े आप। एक बार बता दो, एकदम शांत हो गया है, कमेंट बॉक्स एकदम शांत हो गया है। एग्जाम में क्या क्या आता है ना तो वो ही बताने के लिए तो इतना सारा चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये वाला चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझना है ओके। नॉन फाइनाइट वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से लेना है, फाइनाइट वर्ब का थोड़ी सिंगुलर प्लूरल से लेना है, सॉरी, फाइनाइट वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से लेना देना है, नॉन फाइनाइट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, यहाँ भी टूटे हुए ग्लासेस, टूटा हुआ एडजेक्टिव है, एक के लिए लगाओ 10 के लिए लगाओ, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये वाला कर लिया। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखना है, जैसे मैंने लिखा, ये देखो ये वाला, ये जो फॉन्ड ऑफ है, ठीक है, ऑफ के बाद रीडिंग इज हिज हॉबी। अब सेंटेंस थोड़ा सा देख लीजिए,
ठीक है, शी कम्स टू सी मी, मैंने यहाँ पे ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अगर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और कोई भी वर्ड प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आईएनजी फॉर्म में आ रहा है ना, इसका मतलब कि वो जीरेंड है। ओके, प्रेपोजिशन के बाद जैसे मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ, ये देखो ही इज फॉन्ड ऑफ टी, और मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। कंफ्यूज मत होना कि ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी ही आएगा, बस याद रखना कि ऑफ के बाद नाउन आएगा। ये ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी क्यों नहीं आया, यहाँ भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया। आप बोलोगे मैम इसको आपने नाउन कैसे मान लिया, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन है, तो ये जीरेंड फॉर्म में नाउन है। ठीक है तो दोनों नाउन, बट ये असली वाला नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद असली वाला नाउन भी आएगा। ओके, असली नाउन है, बट स्विमिंग भी नाउन है, बट नकली नाउन। नकली नाउन मतलब है तो वर्ब, बट काम कर रहा है आईएनजी का और जीरेंड का काम कर रहा है। तो असली नाउन नकली नाउन कुछ भी आ सकता। अगर मैंने ऐसा लिख दिया ही इज फॉन्ड ऑफ स्विम कर दिया, तब ये गलत होता है, तब ये गलत। टी तो सही है, टी का आईएनजी थोड़ी बनाएंगे, टी तो असली वाला नाउन। ओके, अब देखो यहाँ पे स्विम तो वर्ब है, लेकिन ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमें तो उसमें आईएनजी डालना होगा ना, तब आईएनजी डालना। ओके, वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी डालना, बट पहले से अगर नाउन असली वाला लगा है उसको आईएनजी मत बनाना। दोनों नाउन है, एक असली एक नकली। चाइनीज के नाम पे जीरेंड पढ़ रहे हैं हम। जहां भी ऑफ आ गया उसके बाद जो आईएनजी आएगा वो जीरेंड है। उसी तरह रीडिंग इज हिज हॉबी, तो रीडिंग भी यहाँ जीरेंड ही है ना, रीडिंग उसकी हॉबी है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ये भी नाउन है, बट इन्फिनिटिव फॉर्म में, लिखना नहीं इसको। शी कम्स टू सी, फॉर वॉट, किस लिए आती है, मेरे को देखने के लिए, तो ये भी टू सी भी इन्फिनिटिव, ठीक है, ये आपने लिख लिया। एक क्वेश्चन आया, चलो बताओ तो। ये क्वेश्चन सीपीओ में आया है, ठीक है, सीपीओ वगैरह में 2 साल पहले, मतलब होगा, चेक कर सकते हो। ये मत सोचना ना कि मैम झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोलती हूं मैं एकदम। आप कहीं ये वाला क्वेश्चन को गूगल पे पेस्ट करोगे, ये पता चल जाएगा किस साल का है। ठीक है, आप बताओ कि इसका आंसर कौन सा है। झूठ क्यों बोलूंगी मैं। अगर आप पोलाइट और कर्टियस, अगर आप बहुत ज्यादा विनम्र होंगे ना, तो ज्यादा चांसेस है कि आप बहुत सारे नए नए ऑफिस में बहुत सारे दोस्त बना लेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब देखो यहाँ भी बीइंग लगा है, यहाँ भी बीइंग लगा है, और यहाँ पहले पहले बताओ कि बीइंग क्यों होगा। पहले ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, जीरेंड को सब्जेक्ट बनाना है। ये जो विल है ना, विल इम्प्रूव, ठीक है, विल इम्प्रूव वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, ठीक है, वर्ब को, ये कर्टियस मतलब विनम्र होना, ये एडजेक्टिव है, पोलाइट भी एडजेक्टिव। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट को, सॉरी, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, और वर्ब का बी फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा ना। ओके, सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या बनाना होगा, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का मतलब नाउन होता है। ओके, नाउन बनाना होगा, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए तो आईएनजी डालना होगा। वर्ब में बी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है ना, हमें इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट होता है ना, तो हमें उसका नाउन आईएनजी बनाना होगा। इसलिए यहाँ पे हमें आईएनजी चाहिए था, बट ये क्वेश्चन गलत है, तो ये तो आंसर नहीं हो।
ये तो आंसर नहीं हुआ। फिर आप बोलोगे फिर ये बाय बीइंग क्यों है? देखो ये बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद भी आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट, ये भी प्रेपोजिशन है फॉर, और उसके बाद जो आईएनजी आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो बीइंग तो हमें यूज करना है, बट हमें बीइंग को सब्जेक्ट बना के यूज करना है। बट यहाँ प्रेपोजिशन के बाद बीइंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद बीइंग ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं। आंसर इज दिस। पोलाइट होने की वजह से आपके दोस्त बन जाए। ये क्या बोल रहे? 50 ओवर मैच खेल लेता हूँ तब नहीं थकता जितना हमें वर्ब पढ़ाने में थक रहा हूँ मैम। हाँ, यही तो ब्यूटी है वर्ब की। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे ना, इसीलिए कंजंक्शन के बाद वर्ब चैप्टर ही डालती हूँ मैक्सिमम। वर्ब और टेंस पढ़ लोगे तो आपको लगेगा रे, मतलब एक बहुत अच्छा फीलिंग आएगा कि मतलब इतना थोड़ा सा हाई लेवल हम पहले पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद नाउन प्रोनाउन बड़ा बच्चा वाला इजी लगने लगेगा, इजी लगने लगता है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस वर्ब टेंस से आता है ना, तो आपका पहले पहला वही चैप्टर पढ़ा दे रही हूँ और बता दूंगी कि अब अपना मॉक्स बनाना शुरू कर दो। ग्रेटली ये देखो, ये विल मॉडल वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद ये मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब। और ये ग्रेटली किसकी विशेषता बता रहा है? विल इंप्रूव की, और इंप्रूव वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब है, विल ग्रेटली एडवर्ब। बाबा तेरी फिजिकल सही है, मेंटल सही नहीं। और ये जो आप लोग के दिमाग में आ रहा है ना, अभी तो आप लोग बच्चे हो, बिगिनर्स हो, कि मैम कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में वर्ब का ही एरर निकालना है, वर्ब का ही एरर निकालना। अगर मन में ऐसा ऐसा आ रहा है ना, तो एक बार प्रैक्टिस बैच में आके देखिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है? आप प्रैक्टिस बैच में आओगे 1 बजे तो आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है? आप स्ट्रगल करोगे जिसने नहीं पढ़ा है। लेकिन प्रैक्टिस बैच में मैं जिस दिन एरर करवाती हूँ ना, आप देखना, जिस दिन स्पॉटिंग, आज तो मैं क्लोज टेस्ट वगैरह करवाऊंगी, पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह, लेकिन जिस दिन मैं प्रैक्टिस बैच में एरर्स करवाती हूँ, तो उसमें से कुछ बच्चों को देखना, जैसे क्वेश्चन दिया फटाक से एरर ढूंढ लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन एरर, तीसरा क्वेश्चन एरर, और उसी में कुछ बच्चे हमारे स्ट्रगल करते हैं। लेकिन है तो दोनों मेरे ही स्टूडेंट, इसलिए ना जो बच्चा बना लिया वो प्रो हो गया, उसने मेरे साथ बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है? और जो थोड़े से स्ट्रगलिंग फेज में है, उनका प्रैक्टिस कम हुआ है, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या बात है कि ये इन बच्चों का हो गया। पढ़ाया तो सेम ही है। और प्रैक्टिस ये मत सोचना पहला 1-2 मंथ ना आप स्ट्रगल करते हो, ये मत समझना कि जैसे आओगे ना और 15-20 दिन में कोई जादू की छड़ी है आपका एकदम बनने लगेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड चलता है, उसी में जो टिक गया, उसी में कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं, अरे नहीं समझ में आ रहा, उसी में जो टिक गया, जैसे क्वेश्चन दूंगी उसको पता चल गया कि यही एरर है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही पता चल जाता है कि किस सेंटेंस में क्या का एरर होता है। मैं तो आपको इतना सारा टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, 13-14 टॉपिक्स है। आपको लगेगा एक सेंटेंस में क्या पूरा 14 टॉपिक्स का एरर ढूंढते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो। शुरू में प्रॉब्लम होता है, लेकिन टिक गए तो उसके बाद फिर आपका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना होता है, अक्सर बोलते हैं कि मैम आपका जो यूएसपी है ना वो प्रैक्टिस है। अनअकैडमी पे भी जब मैं पढ़ाती थी तो प्रैक्टिस बैचेस खूब लाती थी, क्योंकि जितना भी बच्चों को अच्छा ग्रामर पढ़ा दो, उनका क्वेश्चंस नहीं बनेगा जब तक कि उनके साथ आप प्रैक्टिस ना करवाओ। चाहे तो बच्चे बिना प्रैक्टिस लिए अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना अग्रेसिव वो अपने से नहीं कर पाते हैं जितना टीचर के साथ कंटिन्यूटी में करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन आने वाला है। अरे, कि मैम जीरन भी तो नाउन, जीरन भी तो नाउन ही होता है, जीरन भी तो नाउन होता है, और इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, दोनों नाउन होता है, मतलब दोनों वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। बट डिफरेंस क्या है? जीरन आईएनजी फॉर्म में होता है और ये 2+V1 फॉर्म में होता है, ठीक है? 2+V1 फॉर्म में होता है। मैंने डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन दिमाग में ये आएगा ना कि मैम कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जीरन लगाएं और कहाँ पे इन्फिनिटिव लगाएं? ओके,
दोनों नाउन होता है, बट पता चलना चाहिए ना कहाँ पे जीरेंड लगाए, कहाँ पे इन्फिनेटिव लगाए, बस याद रखना। जहां पे हम कोई हॉबी बता रहे हैं, ठीक है, हॉबी का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे कॉज या हॉबी, हॉबी मतलब हॉबी या हैबिट या कोई एक्टिविटी। एक्शन अलग होता है, एक्शन का मतलब है कोई क्रिया करना, और एक्टिविटी का मतलब है क्रियाकलाप जिसको आप एज अ डेली रूटीन करते हो। ओके, तो जब भी हॉबी, हैबिट, एक्टिविटी का सेंस आए तो वहां पे क्या लगाओगे? जीरेंड, जीरेंड लगाओ। ओके, और जहां पे पर्पस बता रहे हैं, डॉक्टर के पास गए टू हैव मेडिकल चेकअप, जहां पे ऑर्डर कर रहे हो, जहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे एडवाइस दे रहे हो, जहां पे सजेशन दे रहे हो, वहां पे इन्फिनेटिव लगाना। अभी बताती हूँ। लिख लो, लिख लो, और भी बहुत सारा चीज बताना है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन, वो भी बताना। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है, अभी मैं अलग अलग जीरेंड शुरू करूँ। अभी जितना कंफ्यूजन है सब दूर कर लेना। देखो देखो, एक एक चीज और बता रही, जैसे मैंने लिखा ड्राइविंग, ड्राइविंग व्हीकल्स। अच्छा रुको, एक क्वेश्चन और भी आपका कंफ्यूजन हो सकता है। ड्राइविंग व्हीकल्स इज और आर माई हॉबी। फिर लिखा ईटिंग सर्टेन वैरायटीज। जिस चीज में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है वो एग्जाम में आएगा। ईटिंग सर्टेन वैरायटीज ऑफ मशरूम्स इज और आर बैड फॉर हेल्थ। इमर्जिंग इकोनॉमीज इज और आर इन न्यूज। अब देखो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है ना कहाँ का आईएनजी जीरेंड है, कहाँ का आईएनजी इन्फिनिटिव है। ओके, इकोनॉमीज इज अर्थव्यवस्था। थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस सेंटेंस में ये जो मैं वर्ब लगाऊंगी, किसके लिए लगाऊंगी, किसके लिए लगाऊंगी? व्हीकल के लिए लगाऊंगी या ड्राइविंग के लिए? किसके लिए? हाँ, जीरेंड और इन्फिनेटिव हमेशा सिंगुलर होता है। एक मिनट, किसके लिए लगाना है? देखो मेरी हॉबी है, व्हीकल्स में गाड़ी मेरी हॉबी नहीं है, ठीक है, मेरी हॉबी गाड़ी नहीं है, गाड़ी चलाना मेरी हॉबी है। तो इस सेंटेंस का जो इज या आर कुछ भी मेरे को लगाना है ना, वो ड्राइविंग के लिए। तो ड्राइविंग हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। और आप बोलोगे मैम मेन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना होगा ना, नाउन है ना, ये जीरेंड है, जीरेंड है, मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट। और ये व्हीकल्स क्या है, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ना, ड्राइविंग व्हाट, ड्राइविंग क्या चलाना, गाड़ी चलाना। तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो या सिंगुलर हो हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है अपने मेन सब्जेक्ट। और मेन सब्जेक्ट जीरेंड है, और जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता, सिंगुलर सिंगुलर। अब देखो, कुछ वैरायटीज ऑफ मशरूम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कुछ मशरूम, मशरूम का सर्टेन वेराइटीज खाना, ओके, ईटिंग। तो ईटिंग यहाँ मेन सब्जेक्ट है, ईटिंग, ईटिंग व्हाट, क्या खाना, कुछ वैरायटीज। तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ओके, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। और आपको हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है, बट हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं मतलब है, हमारा तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे जीरेंड है।
जीरंड और जीरंड सिंगुलर। तो ऊपर वाले दोनों वाक्य में ड्राइविंग मेरी हॉबी है, ये सब मशरूम खाना हेल्थ के लिए बैड है, यहाँ जीरंड है। अब मुझे बताओ कि ये जो इज और आर है ना, ये किसके लिए लगा है? इमर्जिंग इकोनॉमीज, उभरता हुआ अर्थव्यवस्था न्यूज में है, चर्चे में है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो क्या न्यूज में है, थोड़ा सेंटेंस पढ़ना हो, इज और आर इन न्यूज, क्या चीज न्यूज में है, क्या चीज चर्चे में है? चर्चा में इमर्जिंग नहीं है, चर्चा में इकोनॉमी है, इकोनॉमीज, बहुत डिफरेंट देश के इकोनॉमीज। तो ये जो इज और आर लगा है ना, ये इकोनॉमीज के लिए लगा है, इसका मतलब है यहाँ का सब्जेक्ट इकोनॉमीज है, ठीक है। और अब ये जीरण नहीं है, अब ये जो इज और आर इमर्जिंग के लिए थोड़ी लगा है, इकोनॉमीज चर्चा में है, इमर्जिंग चर्चे में थोड़ी है इकोनॉमीज। अब ये इमर्जिंग जीरण नहीं है, कैसा इकोनॉमी, कैसा अर्थव्यवस्था, डेवलप होता हुआ, यहाँ का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वर्ब लगाते समय वर्ब ने अपना एक प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव होता है, और वर्ब लगाते समय हम एडजेक्टिव को थोड़ी देखेंगे, हम जीरंड को सब्जेक्ट मान सकते हैं बट पार्टिसिपल को सब्जेक्ट थोड़ी मानेंगे, सब्जेक्ट पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव है। हमारा इकोनॉमीज यहाँ पे प्लूरल है, सो दैट इज आर, आर लगे, तो थोड़ा सेंस तो बिल्ड करना होगा। आर, जब 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 दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर पड़े ना, बगल में पानी का बोतल ले लो, ठीक है, ठीक है, पानी का बोतल ले लोगे, आपके न्यूरॉन्स वगैरह जैसे पानी जाएगा ना, सब अच्छे से काम करने लगेगा और जल्दी जल्दी समझ में आने लगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चीजों को ना इजी इजी करके नहीं पढ़ा देना है, क्योंकि बच्चों को बताना है कि जहां भी आईएनजी से स्टार्ट हो गया उसको जीरण मत समझ लेना। ये भी आईएनजी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जीरण ना होके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था। इकोनॉमिक तो एडजेक्टिव होता है, इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, और इकोनॉमिक क्यों होता है वो भी एडजेक्टिव होता है। हमें हमें दो एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, जब एडजेक्टिव है तो हमें नाउन चाहिए ना। इमर्जिंग, हाँ, इमर्जिंग का मतलब होता है डेवलपिंग, डेवलप होते हुए अर्थव्यवस्था चर्चे में है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नाउन है, कैसा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, आर्थिक। अभी नहीं बताया प्रतिभा, अभी जीरंड और इन्फिनिटिव वाला अभी मैंने डिफरेंस बताया नहीं। कल तो किसी ने टेस्ट दिया नहीं होगा आपके बैच से। हो गया ना? बस याद रखना कि जहां पे कोई हैबिट वगैरह बताई जा रही, ठीक है, कोई हैबिट, हॉबी और है, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक पेंटिंग, जहाँ पे कोई हैबिट एक्टिविटी वगैरह बताया जा रहा है ना, जीरन लगा देना। और जहाँ पे कहीं पे हम ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं, इसमें भी बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। एग्जाम का जो फेवरेट है ना, जब डाउट क्लास होता है ना, अब आप अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हो, ठीक है। डाउट का इंग्लिश, डाउट बाय रानी मैम @ ऐसे कुछ है, बता दूंगी, डाउट का आईडी आपको बता दूंगी। इन्फिनिटिव जब भी ऑर्डर देना हो, किसी को सजेशन वगैरह देना हो, ठीक है, किसी को एडवाइस वगैरह देना हो ना, रिक्वेस्ट वगैरह करना हो, तो वहां पे इन्फिनिटिव लगा देना। जैसे मैंने लिखा ही इंजॉयज टू स्विम, ये गलत हो गया, उसको स्विमिंग करना पसंद है। ओके, ही इंजॉयज, आई इंजॉय प्लेइंग, आई इंजॉय टीचिंग। जैसे मैंने लिखा मेरे को पढ़ाना पसंद है, आई इंजॉय टू टीच नहीं होगा। मेरे को ये चीज पसंद है, मेरे को ये चीज पसंद है मतलब ये मेरी हैबिट है, हॉबी है ना, तो मैं इसके लिए इन्फिनिटिव नहीं लगाऊंगी। आपके दिमाग में आएगा कि आई इंजॉय व्हाट का जवाब आ रहा है, मैम यहाँ भी तो व्हाट का जवाब आ रहा है, और व्हाट का जवाब देने के लिए हम तो इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी है, मुझे ये वाला एज अ हॉबी पसंद है, स्विमिंग एज अ एक्टिविटी पसंद है, इंजॉय टीचिंग एज अ हॉबी पसंद है। तो ये सब के लिए इसको मैं डिटेल में करवाऊंगी।
ओके, पहले जब मैं जीरेंड और इन्फिनेटिव को अच्छे से पढ़ा लूंगी ना, तो वहां पे मुझे ये सब वर्ड बताना, ये सब एग्जाम्स में भर भर के आ रहा है। डिनाई, डिनाई का मतलब भी है मना करना, रिफ्यूज का मतलब भी है मना करना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन इन्फिनेटिव लेगा, कौन जीरेंड लेगा, और इन्फिनेटिव का भी टेंस पढ़ाऊंगी। जो बच्चे हमारे आज पहली क्लास लेने आए होंगे ना, वो तो परेशान हो गए होंगे कि मैम क्या क्या आप पढ़ा रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वर्ब का पहला क्लास देखिए। आज तो हम लोग 8th क्लास पे है ना, पहला 7 क्लासेस आपको देखना होगा। वर्ब का बीच में एक क्लास भी वर्ब का बीच में छूट गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाए। फिर मैंने लिखा, हाँ, ही ऑर्डर्ड डूइंग द वर्क। ये गलत है, ठीक है, या he advised he advised me going there। गलत है ये सब। यहाँ पे इन्फिनेटिव चाहिए। ऑर्डर वर्ड है, सजेशन वर्ड है, तो वहां पे आप इन्फिनेटिव लगाओ, जीरन मत लगाओ। ही ऑर्डर्ड मी लगा दो, ही ऑर्डर्ड मी, डूइंग नहीं होगा, टू डू द वर्क। ही एडवाइज मी, गोइंग देयर नहीं होगा, टू गो देयर। तो जहां भी अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगी इसको, पहले इन्फिनेटिव और जीरन चैप्टर खत्म करके कंफ्यूजन वाला एरियाज करेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है यूसी लाइव में। ओके, ये सब करके फिर मैं आपका जीरन चैप्टर शुरू करती हूँ। ये देखो, यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा। देखो, हिज ओनली मोटिव, ओके, हिज ओनली मोटिव, उसका मेन उद्देश्य क्या था, सच्चाई पता लगाना। हिज ओनली मोटिव वाज फाइंडिंग द ट्रूथ। और देखो, दो दो तीन चीज ध्यान रखो। यहाँ देखो, दिमाग लगा सकते हो, स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। ये जो एंड है ना, ये कंजंक्शन, कंजंक्शन। और आपको मैंने पैरेललिज्म पढ़ाया था ना वर्ब के समय, कंजंक्शन के समय। ये फॉलो V1 है, और कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है। और ये वाला हो गया आईएनजी। उसका ओनली उद्देश्य क्या था, सच्चाई पता लगाकर और उसको फॉलो करना। तो ये जो कंजंक्शन है किसको जोड़ रहा है, फाइंडिंग को फॉलो से। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, या तो आईएनजी को आईएनजी से जोड़ेगा, या तो ये फाइंडिंग है तो इसको भी फॉलोइंग कर दो, ठीक है, या ये V1 है तो इसको भी फाइंड कर दो, काट के फाइंड कर दो। दोनों तरह से किया जा सकता है, बट देखना है कि क्या करना है। हमें हमें जीरेंड लगाना है कि इन्फिनेटिव लगाना है। तो इसका ओनली उद्देश्य था, वॉज, अभी अभी उसका पर्पस था। और पर्पस के लिए हम क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव। हिज ओनली पर्पस वॉज टू फाइंड द ट्रूथ एंड फॉलो इट। ठीक है, यहाँ पे टू को कॉमन ले लिया है, इसके साथ टू को कॉमन ले लिया, V1 इसके साथ भी। ही लेफ्ट ऑफ मुंबई नहीं होगा, ही लेफ्ट, सॉरी, ही लेफ्ट फॉर मुंबई। वो मुंबई के लिए रवाना हुआ ताकि वो वहां मंडे को पहुंचे। अभी पहुंचा नहीं है। किस उद्देश्य से मुंबई के लिए संडे को रवाना हुआ, ताकि, पर्पस बताता है टू अराइव। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा। कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, वायलेंस को रोकने के उद्देश्य से। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो जीरेंड लगा सकते हैं, लेकिन हमने इन्फिनेटिव लगाना है, क्यों? क्योंकि अभी काम हुआ नहीं है, कोई हॉबी या हैबिट की बात नहीं हो रही।
वायलेंस को रोकने के उद्देश्य से ना उस एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया, और यहाँ स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे कोई पर्पस ऑर्डर और सजेशन का सेंस नहीं आ रहा। ये स्विमिंग वाला जो एक्टिविटी होता है ना, और एक्टिविटी के लिए हम जीरंड लगाते। इसको और भी डिटेल में करूंगी, पहले आप लिखो इसको। जीरंड इन्फिनेटिव एक साथ पढ़ा देने के बाद ना कंबाइन करके फिर विल बी डूइंग। डन, देखती हूँ। ओके, अगर मैं इस सैटरडे भी आपकी क्लास शेड्यूल करूंगी। ओके, सुबह देख लेती हूँ पहले विकास का क्या सीन है। सैटरडे भी 9:30 एक क्लास शेड्यूल करती हूँ आपकी, क्योंकि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ओके, तो 2 एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा। फोर्टींथ को 14th को नहीं, 14th को तो मैं रहूंगी। 15th को और 16th जुलाई को आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन, तो उसके जगह मैं 2 एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को लेके जाऊं। ये लिख लिया। अब हम जीरंड स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी तक तो बता रही थी सिर्फ। लेट अस स्टार्ट विद जीरंड। वर्ब का प्रैक्टिस, हाँ नाइट में ले लेना। नाइट में कहाँ से ले लूंगी, 6:30 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, अकेले आके ऑफिस में क्लास लूंगी मैं। जीरंड अब तो बता ही दिया। अब जीरंड से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहले तो जीरंड आपको पता चल गया, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसको जीरंड बोलते हैं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसको जीरंड बोलते हैं। और नाउन का काम करने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होगा वाक्य में, या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा, और जीरंड हमेशा वर्ब सिंगुलर लेता है। ओके, हाँ मैं बिहार ही आ रही हूँ, बट पटना नहीं आ रही हूँ। बिहार ही जाना है मुझे, एक शादी अटेंड करने जाना है, बट पटना नहीं जाना है। वर्ब के कितने क्वेश्चंस आते हैं, बार बार के क्वेश्चंस आते हैं। पहले पहले ये लिख सकते हो, ये तो वहां से ऐसे आएगा नहीं, बट लिख लो। जीरेंड्स आर यूज्ड, यहां से नहीं आएगा, बस छाप लीजिए। जीरेंड्स आर यूज्ड इन शॉर्ट प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। निषेध में जीरेंड्स का यूज करते हैं। छोटे छोटे, जैसे ये वाला लिखा ना, जैसे लिख दिया मैंने नो स्मोकिंग, आप कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हो तो मिल जाता है ना। यहाँ पे जीरंड को एज ए निषेध, एज ए वार्निंग के लिए लिख देते हैं नो पार्किंग, या ऐसा भी लिख देते हैं स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड, थूकना मना है, ऐसा ऐसा नो स्पिटिंग भी लिख देते हैं। या हमारे सेंटेंस में 2 जीरेंड भी आ सकता है, 2 सब्जेक्ट भी आ जाता है। अब लिखोगे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना पीना मना है मेट्रो में, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे 2 जीरेंड आ गया। ओके, यहाँ पे तो एक एक जीरेंड था, एक था। यहाँ पे 2 जीरेंड, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। आईएनजी जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब 2 जीरेंड। और आप बोलोगे कि मैम आर क्यों नहीं लगा रहे हो, इसलिए कि यहाँ खाना पीना को एज ए यूनिट माना है। 15, 16, 17, 18 को नहीं, किसने बोल दिया 15, 16, 17, 18 को छुट्टी रहेगी? हाँ, मैं 15 को, मैं कब जा रही हूँ? अच्छा, मैं 14th को जा रही हूँ, ठीक है। और 14th संडे,
ठीक है, 14th को मैं जा रही हूँ, संडे, उस दिन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपको, और 15th को शादी है, और 16th को मैं रात में लौट आऊंगी, लेट नाइट 11-12 बजे तक मैं लौट आऊंगी। ओके, तो आपकी छुट्टी 15-16 की है, इसको तो छोड़ ही दो, 14 को तो संडे है, 15-16 छुट्टी है, 17 के सुबह तो मैं क्लास ले ही लूँ, 16 के रात तक पहुंच जाऊंगी 12 बजे तक। वन डे केरला, नेक्स्ट ट्रिप विल बी फॉर केरला, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर। जल्दी जल्दी आप लोग सिलेक्शन दोगे तब तो केरला एंड ऑल घूमना मिलेगा। एक तो जीरेंट को हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट प्रोहिबिशन में, निषेध वगैरह में, ये बस आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड वाला जो मैं अभी लिखवा रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रशांत, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनका मन है आर्टिकल से, मतलब मैं आपको 14 चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, ऐसा थोड़ी है कि आपको 14 क्वेश्चंस एरर का आता है। उनका मन है किस टॉपिक से किस साल दे दे, ठीक है, कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़ेंगे। ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चंस तो हर साल आता ही है, उनका मन है। बहुत अनरिलायबल होता है स्पॉटिंग एरर, सबसे ज्यादा पढ़ाने में इसी में टाइम लगता है, और सबसे ज्यादा रिलायबल ये क्लोज टेस्ट PQRS जिससे आप लोग भागते हो ना, कम मेहनत में इसमें रिलायबिलिटी ज्यादा है, यहाँ तो बहुत रूल्स पढ़ने होते हैं। नहीं नहीं, मेरी ट्रेन ट्रेन नहीं, मेरी फ्लाइट लेट नहीं होगी। कि ट्रेन, मेरी फ्लाइट कितनी लेट होगी, 8:55 की फ्लाइट है मेरी, मैं तो अगर 9 बजे की, घर आते आते मुझे ज्यादा से ज्यादा 12 बज जाएगा, इतनी फ्लाइट्स वगैरह लेट नहीं हुई। ये हो गया। अब सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरेंट का जो सेकंड वाला, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5-6 वेरी लिख, आएगा ही आएगा ही आएगा, स्टेनो, बैंकिंग, SSC, कैट, मैट, क्लैट, जुडिशियरी, सब एग्जाम में यहाँ से आता है। लास्ट वाला ये आर इसलिए नहीं माना ना, खाना पीना को एक यूनिट माना है, स्टेनो में तो ये भर भर के आएगा। लिखो, ये 2 फ्रेज है जो अपने साथ जीरेंट लेता है, और क्यों लेता है बताऊंगी, 2 मतलब, और भी मैं बहुत सारा अलग से चीज लिखवाने वाली हूँ जो जीरेंट लेता है, इसके लिए अलग से मैंने एक रूल बना दिया, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, अलग रूल बना रहेगा ना तो आपको याद रहेगा। द फ्रेजेस विथ अ व्यू टू, लिखो इसको, ये करके फिर कल करेंगे। विथ अ व्यू टू एंड, 2 फ्रेज है जो अपने साथ जीरेंट लेता है, और क्यों लेता है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये 2 फ्रेज है, दोनों का मीनिंग बताऊंगी। और एक है लुक, ये अपने साथ जीरेंट लेता है, क्यों ये भी हम डिस्कस करेंगे। जीरेंट लेता है मतलब ING लेता है। विथ अ व्यू टू का मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग लिख लो, विथ अ व्यू टू, इसका मीनिंग होता है विद द पर्पस ऑफ। जिस बच्चों को विद द पर्पस ऑफ भी नहीं समझ में आ रहा है, लिखो हिंदी, के उद्देश्य से, मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आ रही, विद द पर्पस, पर्पस के साथ ऑफ लगता है, विद द व्यू टू के साथ, विद द व्यू के साथ टू लगता है। और लुकिंग फॉरवर्ड, सिंपली लुक फॉरवर्ड का मतलब है आगे देखना, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है
जिसका मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है होप करना, एक्सपेक्ट करना, होप करना कोई अच्छी चीज की। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब भी है एक्सपेक्ट करना किसी पॉजिटिव, ठीक है, फॉर समथिंग पॉजिटिव लिख लो, किसी सकारात्मक चीज की आशा करना। ओके, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है ना आशा करना, और विद अ व्यू टू का मतलब है के उद्देश्य से। और ये दोनों हमेशा अपने साथ जीरण लेता है। क्यों लेता है जीरण? हम्म, ये अपने साथ जीरण लेता है, हमेशा अपने साथ नाउन लेता है। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? बता रही हूँ, ये सारे देखो टू लगा है, टू लगा है, ये सारे फ्रेज है, ठीक है, ये सारे फ्रेज। अब आप पूछोगे मैम फ्रेज क्या होता है? फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड से बना होता है ना। फर्स्ट डे हम लोगों ने मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ्रेज पढ़ा है। फ्रेज शब्दों का समूह होता है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ये शब्दों का समूह है। और ये कौन सा फ्रेज है? देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा हुआ है, ये प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो ये कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ना, और वही नाउन तो जीरेंड होता है, ठीक है। ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो अपने साथ जीरेंड के फॉर्म में नाउन लेता है। नाउन, आप इसको लिख लो, एग्जांपल्स दे रही। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वही ऑब्जेक्ट नाउन होता है। मैम आने के बाद लेना, संडे को ले लेना, संडे को ले लेना, इस वाले सैटरडे संडे में मत लेना। अच्छा, सीपीओ का एग्जाम है, ठीक है, नहीं लूंगी। अब मैं सोच रही हूँ ना कि कल इसका एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, कल एग्जाम्पल देती हूँ। यूट्यूब क्लास भी है एंड मुझे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है, हड़बड़ी हो जाती। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। बहुत सारा है ना, टाइम लगने वाला है। ओके, ये सारा बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो कल करते हैं इसको। ओके, कि ये दोनों फ्रेज अपने साथ जीरन लेता है, कैसे लेता है, क्या लेता है, क्यों लेता है। टाइम हो गया है।